हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 31 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ के साथ, विच इज़ डिक्रिमिनलाइजिंग मेडिकल नेग्लिजेंस। अभी क्या हुआ ना कि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया पार्लियामेंट में कि डॉक्टर्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक ऑनेस्ट मिस्टेक को जो है पनिश नहीं किया जाएगा। तो इस पे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी वेलकम किया इस वाले प्रपोज़ल को। और लेकिन साथ में ये भी रिकमेंड किया कि ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि नेग्लिजेंस क्या है और एक्सीडेंट क्या है। बेसिकली एक अच्छे इंटेंट के साथ की गई कोशिश, लेकिन गलती से अगर कुछ रह जाता है या मतलब ऐसी कुछ गलती हो जाती है जिससे कि पेशेंट की डेथ हो जाती है या फिर कुछ और चीज़ हो जाती है, तो उस केस में जो है उनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब इंटेंशन गलत हो तो डेफिनेटली उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, ये बात है। अब इससे होगा क्या ना, अगर ये डिस्क्रिमिनलाइज हो जाता है तो इट विल प्रोटेक्ट डॉक्टर्स फ्रॉम फ्रिवलस लॉसूट्स। जो कोई भी आके छोटे मोटे उन पे केस लगा देते हैं बार बार, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। इससे होगा ये कि डॉक्टर्स बिना किसी फियर के अपने पेशेंट के केयर पे जो है फोकस कर पाएंगे, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। वो दे विल फील एम्पावर्ड टू टेक रिस्क एंड सेव लाइव्स। कभी कभी ट्रीटमेंट के दौरान कुछ रिस्क लेनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब इसे प्रोसिक्यूशन होता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो उस केस में वो डर के मारे ऐसे रिस्क नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े रिस्क ले पाएंगे और हो सकता है उस वजह से पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए। दे विल नो लॉन्गर फेस करियर एंडिंग जेल टर्म्स फॉर अनइंटेंशनल एरर्स। कभी कभार ऐसा होता है कि एरर एकदम अनइंटेंशनल था, लेकिन छोटी सी गलती उनको बहुत भारी पड़ जाती है और पूरे करियर उनको जेल में बिताने पड़ते हैं। तो ऐसा अब नहीं होगा अगर ये डिक्रिमिनलाइज हो जाता है तो। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि अगर एकदम ही डिक्रिमिनलाइज कर दोगे तो इट कैन लीड टू इंक्रीज्ड मेडिकल माल प्रैक्टिस। हो सकता है कि कोई ध्यान ही ना दे, मेडिकल नेग्लिजेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और जो जान करके कई बार गलतियाँ की जाती हैं तो वो भी हो सकता है बढ़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न की बात भी है। और ensuring that patients have access to legal recourse and justice is crucial to maintaining trust in the healthcare system. अगर पेशेंट को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और उनको जस्टिस मिलना चाहिए तो उसके लिए भी कोई ना कोई रिकॉर्स होना चाहिए, तभी ट्रस्ट बना रहेगा हेल्थ केयर सिस्टम में। तो बेसिकली ओवरऑल बात यह है कि एक्सपर्ट का तो कहना यह है कि एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट कंसिडर्स बोथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स चैलेंज एंड पेशेंट्स राइट्स एंड सेफ्टी। बेसिकली दोनों ही चीज़ें देखना ज़रूरी है कि एक तो पेशेंट के राइट्स और सेफ्टी भी, और साथ में जो हेल्थ केयर के प्रोफेशनल चैलेंजेस आते हैं उनको भी। ऐसे से दोनों चीज़ें ध्यान में रखे हुए जो है आगे कोई स्टेप लेना चाहिए, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। ये बात थी इसमें। नेक्स्ट आता है ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है, उसने पीस पैक्ट साइन कर लिया है विद यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक पीस अकॉर्ड साइन हो चुका है इन तीनों के बीच, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये वायलेंस का रास्ता अब नहीं अपनाएंगे बल्कि टॉक्स एंड एंगेजमेंट में बिलीव करेंगे। और इससे होगा ये कि जो इंसर्जेंसी वगैरह के केसेस थे आसाम में इस ग्रुप की वजह से वो नहीं हो गया। तो इट हैज़ ब्रॉट टू एन एंड टू एन ओवर 44 ईयर्स ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस। इसमें ये बोला गया कि कल्चरल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लैंड राइट्स वगैरह दिए जाएंगे टू द इंडिजीनस पीपल। बेसिकली इनको पहले लगता था कि असम को अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है या उसके डेवलपमेंट पे ध्यान वगैरह नहीं दिया जाता है, इसलिए ये लोग इंसर्जेंसी की तरफ बढ़े थे। लेकिन अब इनमें पीस अकॉर्ड साइन हो गया है। एज अ पार्ट ऑफ द पीस अकॉर्ड,
The government has agreed to reserve 97 of the assembly seats in Assam to the indigenous people. इस अकॉर्ड के तहत ये डिसाइड हुआ कि असेंबली की सीट्स जो हैं असम की, उसमें 97 जो है इंडिजिनियस वहीं के लोगों के लिए रिज़र्व होंगी. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का. और जो वहाँ पे फ्लड्स आते हैं एनुअली, उनको नेशनल प्रायोरिटी डिक्लेयर किया जाएगा, उन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाएगी. और ULFA ने कमिट किया है कि वो वायलेंस वगैरह रिनाउंस कर देंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड कर देंगे. ऑलराइट. और अगर ULFA की बात करें तो ये फॉर्म की गई थी 1979 में. इनका मकसद था कि भाई असम को सोवरेनिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सो दे बिलीव दैट असम हैड बीन नेग्लेक्टेड, सो दे एडवोकेटेड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, कि या तो उनको ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाए या फिर एकदम इंडिपेंडेंस दे दी जाए. इसलिए वो काफ़ी इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे. लेकिन अब जो ये अग्रीमेंट हो गया है, इट विल एंड द इंसर्जेंसी एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पीपल ऑफ असम. किसी भी जगह का डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वहाँ पे पीस हो, स्टेबिलिटी हो. तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है. अब आते हैं नाइजर पे. नाइजर में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है. और इस बीच जो यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से उनको जो ह्यूमैनिटेरियन एड मिल रही थी, उसमें उन्होंने बोला है कि लैक ऑफ फंडिंग की वजह से वो उन्हें सस्पेंड करनी पड़ेगी ये ह्यूमैनिटेरियन फ़्लाइट्स इन कूप हिट नाइजर. एक्चुअली वहाँ पे कू इम्पोज्ड है, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था और वहाँ पे काफ़ी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो जिसकी वजह से अराउंड 4.3 मिलियन पीपल आर इन नीड ऑफ एड. लेकिन फंडिंग नहीं होने की वजह से हो सकता है इस एड को थोड़ा बंद किया जाए. अब नाइजर की बात करें तो ये काफ़ी इट्स अ की पार्ट ऑफ द अफ्रीकन रीजन नोन एज सहेल. सहेल रीजन जो है अफ्रीका का, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है. सहेल इज़ अ बेल्ट ऑफ लैंड दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू द रेड सी. नाइजर की लोकेशन एक बार आप जाके एटलस में ज़रूर देखना, ठीक है. और अराउंड 2018 से वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं स्टेडीली, एंड इट हैज़ विटनेस सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस ऑल्सो. कू वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड. एंड मुद्दे के बाद एक गौर करने की बात यह है कि इट इज़ रिच इन यूरेनियम. जी हाँ, कभी कभार जो हमारे पास रिजर्व्स होते हैं वही कहीं ना कहीं लड़ाई का कारण बन जाते हैं. तो इस वजह से इट होस्ट मिलिट्री बेसिस ऑफ US एंड फ्रांस. और आपको पता ही होगा कि बाहर के वेस्टर्न नेशन जो है वहाँ पे क्यों अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं. इनफैक्ट 1960 तक एक फ्रेंच कॉलोनी थी और 1960 में इसे इंडिपेंडेंस मिली थी. तो अभी आगे पता पड़ेगा होता है क्या. अभी तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है. नेक्स्ट आते हैं PM स्वानिधि. ये एक स्कीम है जिसके अंतर्गत बोला गया है कि अराउंड 57.83 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट मिला है इस स्कीम का. इसका फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. ये एक तरीके की माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जिसमें अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है. लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. लॉन्च हुई थी कोविड-19 के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियली काफ़ी लोग डिस्ट्रेस में थे, इकोनॉमिकली सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था. तो उस टाइम स्ट्रीट वेंडर्स के हेल्प के लिए ये वाली स्कीम लाई गई थी ताकि उनको अफोर्डेबल लोन्स मिले और वो सस्टेन कर पाएँ. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा जो है यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार देती है. और द लोन्स आर डिस्पर्स्ड विदाउट कोलेटरल. कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं. जैसे कि पहला लोन 10,000 तक, सेकंड 20,000 और थर्ड वाला जो है वो 50,000 तक दिया जाता है. और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं फाइनेंस के लिए, और NBFC हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये कुछ लैंडिंग एजेंसीज़ हैं जिन्हें रोप इन किया गया है ताकि ये लैंडिंग प्रोवाइड करें स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है.
इसके अलावा अगर इसमें टाइमली पेमेंट करते हैं या फिर अर्ली पेमेंट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 7% पर एनम की। ये एक तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाता है ताकि जो भी इंसान लोन ले रहा है वो अपना टाइम पे लोन चुका दे। तो इंटरेस्ट सब्सिडी जो होती है वो क्रेडिट की जाती है उनके बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरीज के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन अ 6 मंथली बेसिस। इससे होता यह है कि इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द वेंडर्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। उन्हें कहीं ऐसे इनफॉर्मल लेंडर्स के पास नहीं जाना पड़ता पैसा लेने के लिए। और इतना ही नहीं, इस वाली स्कीम के थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी इनकरेज किए जाते हैं कि भाई आप डिजिटली ट्रांजैक्शन को प्रमोट कीजिए। स्ट्रीट वेंडर्स को बोला जाता है, जिसमें उन्हें काफ़ी कैशबैक वगैरह मिलता है मंथली बेसिस पर। तो इस तरह से ये स्कीम है। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।